हेलो बच्चों, वेलकम टू आईसीआई एकेडमी। आज क्लास 12th के एक टॉपिक के साथ हम हैं सॉलिड स्टेट। क्लास 12th का पहला ही चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। क्लास 12th में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे बहुत कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखते हैं सॉलिड स्टेट आखिर है क्या। जब भी हम मैटर की बात करें तो मैटर जनरली तीन हम पढ़ते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन अलग अलग टाइप के मैटर होते हैं। तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो सॉलिड जो है सबसे कंडेंस्ड पार्ट ऑफ मैटर है, सबसे कंडेंस्ड। उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड के पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस बहुत कम होते हैं। जैसे यहां पर देखिए, तीन एग्जांपल लिया गया है। ये सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल क्या है, आपस में बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं और उनके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी क्या है, बहुत कम है। तो हाइयर इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड लोएस्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है हमारे सॉलिड में। इससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, किसमें, लिक्विड में। लिक्विड के पार्टिकल बंधे होते हैं एक दूसरे से, लेकिन उतनी मजबूती से नहीं बंधे होते हैं जितनी मजबूती से सॉलिड में बंधा होता है। और गैस के पार्टिकल सबसे रैंडम होते हैं, इनके बीच का फोर्स बहुत मिनिमम होता है और बहुत ही दूर दूर इसके पार्टिकल होते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इसमें काफी ज्यादा होता है। तो ये बेसिक डिफिनीशन है, तीन पार्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो मैटर के इस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में जैसा हमने बताया कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस काफी कम होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आसानी से आपस में बंधे होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा। तो डिस्टेंस अगर कम है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, बहुत मजबूत बंधन से वो बंधे होते हैं। वही लिखा हुआ है, वेरी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड और गैस के तुलना में सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी ज्यादा होता है। वेरी लेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जब फोर्स ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नजदीक नजदीक होंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा। डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप, इसका सब कुछ फिक्स रहता है। 3D में ये अरेंज होता है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, मास भी फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है, ये नहीं बदलता है। अगला लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फिक्स्ड। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपने डिफिनिट पोजीशन पे, आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट, वहां पे क्या रहते हैं, वो फिक्स्ड रहते हैं, अपने पोजीशन से वो मूव नहीं करते, है ना। जैसे आयरन का एक टुकड़ा ले ले, आयरन का टुकड़ा क्या है, एक सॉलिड है, तो वहां जो पार्टिकल जहां है वहीं रहेगा, वो कहीं मोशन में नहीं होता है। कोई भी मोशन सॉलिड के पार्टिकल शो नहीं करते हैं, सिर्फ एक मोशन के, और वो मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आयरन का एक पीस है, उस पर आप अगर हैमर से वार करेंगे तो क्या होगा, वहां के पार्टिकल वाइब्रेट कर सकते हैं, और वाइब्रेशन क्या है, एक ऑसिलेशन है, अपने मीन पोजीशन के अराउंड वहां के पार्टिकल वाइब्रेट कर सकते हैं। बस इतना ही मोशन परमिट होता है सॉलिड में, इसके अलावा और कोई भी मोशन परमिटेड नहीं है सॉलिड में। तो ये सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टीज हो गए, वही लिखा हुआ है, ऑल मोशंस आर रेस्ट्रिक्टेड, किसी तरह से उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव नहीं कर सकता है एक्सेप्ट ऑसिलेटरी मोशन अराउंड मीन पोजीशन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे सॉलिड के। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। हमारे पास दो टाइप के सॉलिड हैं, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है एमोर्फस सॉलिड। जो भी थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उसमें यह डिफिनेशन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। तो देखते हैं, दो फिगर बना हुआ है, यह है क्रिस्टलाइन और यह है एमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज में एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे यहां दिख रहा है, सारे बॉल कैसे हैं, ये हेक्सागोनल 2D में दिखाया हुआ है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, रेगुलर स्ट्रक्चर है ना। लेकिन इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कोई खास पैटर्न नहीं है, रैंडमली कहीं कहीं व्यवस्थित है। तो अगर किसी खास पैटर्न में अच्छे से व्यवस्थित है 3 डायमेंशन में, तब उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन। लेकिन पैटर्न कुछ खास नहीं है,
या है भी तो कुछ देर बाद वो ऑल्टर कर जाता है, बहुत लॉन्ग रेंज तक वो पैटर्न कंटिन्यू नहीं रह पाता, रिपीट नहीं कर पाता, उस सॉलिड को हम लोग बोलेंगे एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। यहां पे पहला कॉलम में जो लिखा हुआ है वो प्रॉपर्टी है कि सॉलिड के इन इन प्रॉपर्टीज में क्रिस्टलाइन सॉलिड किस तरह से बिहेव करता है और एमोर्फस सॉलिड किस तरह से बिहेव करता है। सबसे पहला है शेप। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, डिफिनिट शेप होता है, 3 डायमेंशन में उसका अरेंजमेंट फिक्स्ड होता है, जबकि ऐसा फैसिलिटी नहीं है किसके साथ, एमोर्फस सॉलिड के साथ, वो इर्रेगुलर होता है इन शेप में, 3 डायमेंशन में उसका ज्योमेट्री फिक्स नहीं होता है। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, चूंकि ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, शार्प होगा, अचानक से सॉलिड में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट आएगा। लेकिन यहां पे जो है एमोर्फस सॉलिड में वो मेल्टिंग पॉइंट एक वैल्यू नहीं होगा, शार्प पॉइंट एक रेंज में होगा, वो पिघलना शुरू करेगा लेकिन पिघलेगा कब, तो एक रेंज में पिघलेगा। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे ही उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा तो उसके बाद क्या होने लगेगा, वो पिघलना शुरू कर देगा। तो ऐसे भी बोलते हैं कि इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसके पास क्या होता है, ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, अचानक से नहीं पिघलेगा। ठीक है। तीसरा है क्लीवेज। सॉलिड को काट के देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किस तरह से बिहेव करता है और एमोर्फस सॉलिड किस तरह से बिहेव करता है। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम काटेंगे, मान लो बीच से कट कर दिए, तो यहां जो उसके एज मिलेंगे, जो सरफेस मिलेगा वो बिल्कुल ही चिकना मिलेगा, उसमें थोड़ा भी अंडुलेशन नहीं होगा, थोड़ा भी खुरदुरा वो नहीं होगा, चिकना होगा। ये किसका प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन का। लेकिन यदि यही एमोर्फस सॉलिड रहता, एमोर्फस सॉलिड में हम एग्जांपल किसका ले सकते हैं, प्लास्टिक का। तो अगर आप प्लास्टिक के बोतल को कट करेंगे तो वो जो एज मिलेगा वो साफ नहीं मिलेगा, वहां पे थोड़े थोड़े अंडुलेशन दिखेंगे, है ना, इस तरह से अंडुलेशन रहते हैं, शार्प एज नहीं मिलता है। वही अगर लोहा के आयरन के पीस को यदि कट करें तो वो एकदम चिकना रहता है, तो इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, और ये क्या है, एमोर्फस सॉलिड। अगला प्रॉपर्टी है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होता है, इसका डेफिनेट होता है, दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन यहां पर क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होता है एमोर्फस में। अगला पॉइंट है एन आइसोट्रोपी। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड जो होता है आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। आइसोट्रोपिक किसको बोलेंगे, एन आइसोट्रोपिक किसको बोलेंगे, इसको हम अगले स्लाइड में देखेंगे। अभी तक इतना ध्यान रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है, एन आइसोट्रोपिक, एंड एमोर्फस सॉलिड होता है आइसोट्रोपिक इन नेचर। नेचर की यदि बात करें तो इसको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड ही हमारा ट्रू सॉलिड है, क्योंकि ये ट्रू सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है। ट्रू सॉलिड कौन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड जो है ये है सॉलिड, लेकिन सॉलिड के जैसे प्रॉपर्टीज नहीं शो कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, झूठा सॉलिड है ये, या कभी कभी इसको बोल देते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ये है सॉलिड नहीं, ये सुपर कूल्ड क्या है, लिक्विड है। लिक्विड को बहुत ज्यादा कूल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। तो ये है सॉलिड, लेकिन इसको बोल देते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड। ऐसा क्यों बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड को, क्योंकि इसके पास थोड़ी बहुत टेंडेंसी होती है लिक्विड वाली, और लिक्विड वाली टेंडेंसी या प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, लिक्विड इजिली फ्लो कर सकता है, जबकि सॉलिड फ्लो नहीं करता है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड, आप घर में खिड़की होता है, वहां पे कांच होता है, कांच की अगर खिड़की है तो वो कैसा है, कांच, एमोर्फस सॉलिड है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे तो वो नीचे वाला जो खिड़की का सतह है वो क्या होने लगता है, मोटा होने लगता है, नीचे का शीशा, और ऊपर का शीशा पतला रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है तो सॉलिड, लेकिन वो फ्लो करके अंडर द ग्रेविटी नीचे सेटल कर रहा है, तो वो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी, भले ही बहुत दिन में, लेकिन लिक्विड वाली प्रॉपर्टी शो कर देता है एमोर्फस सॉलिड, इसलिए उसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं या स्यूडो सॉलिड भी बोल देते हैं। अगला पॉइंट होता है ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। जैसे क्यूबिकल है तो क्यूब 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 रिपीट होते रहेंगे, लेकिन एमोर्फस सॉलिड में वैसा नहीं है। शॉर्ट रेंज के बाद उसका ज्योमेट्री चेंज हो जाता है, कोई खास पैटर्न बार बार रिपीट नहीं होता है। तो ये हमारे पैटर्न थे, ये हमारे डिफरेंसेस थे किसके बीच में, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
हमने एक टर्म कहा था आइसोट्रोपी और एन आइसोट्रोपी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एक क्रिस्टल यहां पे लिखा हुआ है, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर कोई सॉलिड लेंगे और उसमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करके, अगर सारे डायरेक्शन में वो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आता है, इसका मतलब वो आइसोट्रोपिक इन नेचर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब बोलेंगे एन आइसोट्रोपिक। जैसे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। मान लो ये सॉलिड का क्रिस्टल है और इसमें हम इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं μ1, सपोज इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं μ2, इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं μ3। यदि तीनों बराबर आ जाए μ1 μ2 μ3, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोट्रोपिक मटेरियल है। ये कैसा मटेरियल है? आइसोट्रोपिक। लेकिन यही अगर बराबर नहीं आए तब इसको बोल देते हैं ये एन आइसोट्रोपिक है, एन आइसोट्रोपिक। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होने लगे, मटेरियल तो वही है, क्रिस्टल वही है, लेकिन यदि वो डायरेक्शनल डिपेंडेंसी शो करने लगे, अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी यदि चेंज होने लगे सेम क्रिस्टल में, तब उसको बोलते हैं हम एन आइसोट्रोपिक। और जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिखा हुआ है इसका अरेंजमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग होता है। जैसे ये जो एक लाइन है, यहाँ पे क्या है, ये बी वाले एटम भी छोटे वाले एटम जो दिख रहे हैं ये है, और इसमें क्या है, बड़े वाले और छोटे वाले। तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का इसमें बनता है कॉम्बिनेशन। इसलिए यहां जो फिजिकल प्रॉपर्टी मान लीजिए मेजर करते हैं μ1 है और इस डायरेक्शन में यदि मेजर करें μ2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, μ1 नॉट इक्वल टू μ2। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग एन आइसोट्रोपिक बोलते हैं, जबकि एमॉर्फस को आइसोट्रोपिक बोलते हैं। अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने देख लिया सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड ही हमारा ट्रू सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड तो कैसा है, स्यूडो सॉलिड या सुपरकूल्ड लिक्विड। अब देखते हैं अपने ट्रू सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार बताने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी सॉलिड है उसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिससे मिलकर वो सॉलिड बना होगा। उसी पार्टिकल के नेचर के आधार पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के नेचर को क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे अगर वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलकर एक सॉलिड का निर्माण कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। अगर वो आयन से मिलकर बना है तब उसको क्या बोल देंगे, आयनिक सॉलिड। यदि वो मेटल का सॉलिड है तब उसको क्या बोल देंगे, मेटालिक सॉलिड। यदि एडजेसेंट पार्टिकल के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, तब उसको क्या बोल देंगे, कोवैलेंट सॉलिड, या उसको बोलते हैं जियांट मॉलिक्यूल्स। तो एक एक को हम देखते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड? मॉलिक्यूलर सॉलिड में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन तरह का होता है। ये इस बेसिस पे होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो अलग अलग नेचर का होता है। अगर वो पोलर है तो उसके बीच अलग फोर्स लगता है, अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उनके बीच अलग फोर्स लगता है, और एक आता है जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। तो चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए सॉलिड के प्रकार भी अलग अलग हो जाते हैं। पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर से आप समझ रहे हैं कि इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा लगता है, तो चूंकि नॉन पोलर है तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसको हम लोग बोलते हैं लंडन या डिस्पर्सन फोर्स, लंडन या डिस्पर्सन फोर्स। ये सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि कोई भी पोलैरिटी यहाँ पे नहीं है। अगर पोल्स रहते हैं पॉजिटिव निगेटिव तो थोड़ा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता, लेकिन यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी जनरेट नहीं हुई है, इसलिए सबसे वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी है उतनी ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी है। तो ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना तो इधर खिसकेगा ना ही उधर जाएगा, तो कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा।
तो बिना चार्ज के सेपरेशन वाले मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को लंडन फोर्स बोलते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। लिखा हुआ है इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीक डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स, ठीक है। सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सॉफ्ट होंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। लंडन फोर्स है जो सबसे वीक फोर्स है, तो वो सॉफ्ट होंगे, हार्ड नहीं होंगे। हार्ड कब रहते हैं, जब स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं, है ना। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये जनरली क्या पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में ट्रांसफर होते जाएंगे हम लोग। यहां पे है एग्जांपल CO2, CH4, I2, ETC, ये सब है सॉलिड, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। रूम टेम्परेचर पे सब क्या रहेंगे, लिक्विड के रूप में। अगला देखते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से ही स्पष्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो होंगे वो पोलर इन नेचर होंगे। पोलर का मतलब चार्ज का सेपरेशन थोड़ा सा हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है HCl, HCl में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, इसको अपनी ओर शिफ्ट करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण कंप्लीट माइनस तो नहीं आ पाता। कंप्लीट माइनस किस में आएगा, NaCl में। आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट माइनस आता है, यहाँ Na किस फॉर्म में रहता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो ये अलग टाइप का बॉन्डिंग हो जाता है जिसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्ट होगा, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। तो माइनस तो आएगा लेकिन पार्शियल, यहाँ भी प्लस आएगा लेकिन पार्शियल। फिर भी पोलैरिटी जनरेट हो गए, दो पोल बन गए इस मॉलिक्यूल के, एक निगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। उसी तरह से HCl के दूसरे मॉलिक्यूल में भी दो पोल है, तो निगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल में अट्रैक्शन होगा, और इस फोर्स का नाम देते हैं हम लोग, चूंकि ये डाइपोल बन गया, दो पोल, और दोनों पोल के बीच में क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन, तो इसको नाम देते हैं डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये लंडन फोर्स से थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, लंडन फोर्स से ये फोर्स क्या होता है, मजबूत होता है ना, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, किससे, लंडन फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। स्लाइटली हायर मेल्टिंग पॉइंट, अब चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो फिर उसको पिघलाने में, उस बॉन्ड को तोड़ने में हमको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि अगर पिछला वाला रहता नॉन पोलर तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम है, बंधा हुआ ही वो बहुत कमजोरी से है, तो उसको पिघलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसा एग्जाम्पल जिसमें ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें दो एटम के बीच, या जो भी एटम है उसके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हो, जैसे HCl, SO2, ETC। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जिसमें हाइड्रोजन एटम एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन टू इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, बिटवीन टू इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स। दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में यदि हाइड्रोजन एटम फंस जाए तब उसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे कैसा बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है ना। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले जो एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कभी कभी रेयर केस में क्लोरीन, इसको हटा के ही रखते हैं, कभी कभी ये रेयर केस में होता है। यही रिस्पॉन्सिबल है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है पीटी के, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सबसे लास्ट में क्लोरीन। तो यही मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, आप पूरा इसको पढ़े, फोन कॉल, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, समटाइम्स क्लोरीन, हमेशा नहीं, मेनली ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। अब देखो एग्जांपल है HF लिखा हुआ है, तो HF क्या होगा, इस तरह से, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा, इस पे डेल्टा माइनस आएगा, इस पे डेल्टा प्लस आएगा।
एक दूसरा मॉलिक्यूल HF का लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा H+ और यहाँ क्या हो जाएगा F-। अब देखिए दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में ये हाइड्रोजन फंस रहा है, यहाँ Δ+ है, Δ- है, हाइड्रोजन एटम फंस रहा है तो एक ब्रिज की तरह यहाँ पे बन जाएगा और इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जांपल HF, H2O। H2O में भी क्या होगा, आइस का जब बात करते हैं तो आइस की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में सक्षम है, देख सकते हैं O है H, यहाँ क्या है Δ-, फिर दूसरा H, इस पे Δ+, H एंड O पर क्या होगा Δ-। दो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन एटम फंस गया तो ये भी क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। तो तीन तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गए, है ना, एक नॉन पोलर, एक पोलर और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा जो टाइप है वो है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड में क्या होगा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे, आयंस होंगे, और जब आयंस होंगे तो उनके बीच में फोर्स कैसे लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², जिसको कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब चूंकि वो ज्यादा फोर्स से बंधा हुआ है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हार्ड एंड ब्रिटल होंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो उतना स्ट्रॉन्गर होगा, उतना हार्ड होगा। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं नमक का, NaCl। ये एक आयोनिक सॉलिड है, Na+ और Cl- इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ये सॉलिड स्टेट में जब रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से कंडक्ट नहीं होने देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देने का मतलब है चार्ज का मूवमेंट। जैसे ही चार्ज फ्लो करेगा तब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, करंट। तो यहां पर चूंकि आयन है ही नहीं, ये तो अपने क्रिस्टल लैटिस में क्या है, अपने अपने जगह पे फिक्स है, तो मूव करेंगे ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब इसका हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, वाटर डाल देते हैं एक्वस सॉल्यूशन, तब क्या होता है, ये अपने आयंस में टूट जाता है, Na+ एंड Cl-। अब ये आयंस फ्री हो गए, अब ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो वही है इंसुलेटर सॉलिड स्टेट में बट कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट। एग्जांपल NaCl, CaCl, ZnS, ये सारे एग्जांपल है आयोनिक सॉलिड्स के। अब देखते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड क्या होता है, जो भी हम अपना मेटल देखते हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये जो भी मेटल का जो सॉलिड हमको दिखता है वो क्या है, मेटालिक सॉलिड है। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव मेटल आयंस आर सराउंडेड बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इतने अच्छे से कंडक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव मेटल आयंस आर सराउंडेड बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा ही, क्योंकि इतने सारे जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करा पाएंगे। सो मेटालिक प्रॉपर्टीज। अब चूंकि मेटालिक सॉलिड है, मेटल से ही बना है, तो मेटालिक प्रॉपर्टी तो शो करेगा ही। मेटालिक प्रॉपर्टी क्या, कैसे कैसे होता है, कौन कौन, लस्टर, मेटल में एक चमक होती है ना, तो मेटालिक सॉलिड में भी क्या होगी, एक चमक होगी। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी का मतलब समझते हैं, उसको एक थिन शीट में कन्वर्ट कर देना। कोई भी मेटल का पीस लेंगे, उसको पीट पीट के अगर हम थिन शीट में कन्वर्ट कर पाए तो बोलेंगे वो मैलिएबल है। तो चूंकि मेटल मैलिएबल होता है इसलिए मेटालिक सॉलिड भी क्या होगा, मैलिएबल। डक्टाइल होता है, ये डक्टिलिटी अच्छी खासी शो करता है। डक्टिलिटी का मतलब लंबे लंबे तार बना पाए उसको खींच खींच के, है ना, तो वो सारे मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा हमारा मेटालिक सॉलिड। चौथा जो है वो है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड में क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट एटम। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, जो एटम होंगे, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये बड़ा बड़ा नेटवर्क बनता है ना, इसलिए इसका नाम हम लोग देते हैं जियांट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। कोवैलेंट सॉलिड को जियांट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं।
और चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होता है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड देख रहे हैं, इसका एग्जांपल है, और डायमंड सबसे कठोर होता है ना। उसके बाद क्या है, हार्ड एंड ब्रिटल, क्योंकि बॉन्डिंग इतना मजबूत है तो हार्ड एंड ब्रिटल तो होगा ही। एग्जांपल, कार्बन के ही दो एलोट्रॉप है, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। यहाँ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये क्या है डायमंड और ये क्या है ग्रेफाइट। एक चीज याद रखने की है कि डायमंड जो होता है वो इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इंसुलेटर, और ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर होता है, वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अलग अलग पैटर्न है, पैटर्न दिख रहा है, इसका पैटर्न अलग है और इसका पैटर्न अलग है, ये टेट्राहेड्रल पैटर्न है। ये इंसुलेटर क्यों होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, यदि एक कार्बन को पकड़ेंगे, यहाँ कार्बन है तो वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, चारों का चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है। तो चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे तो किसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। लेकिन वही ग्रेफाइट को देखते हैं, तो ग्रेफाइट के एक एटम को देखिए, ये 3 एटम से कनेक्टेड है, वैलेंसी 4, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गए। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, डायमंड इंसुलेटर होता है जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है। उसी को एक साथ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 तरह के, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। फोर्स कैसा लगता है नॉन पोलर के बीच में, डिस्पर्सन या लंडन फोर्स। पोलर के बीच में कैसा लगेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में कैसा लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबके एग्जांपल लिखे हुए हैं, सबके फिजिकल नेचर लिखे हुए हैं। चूंकि ऊपर दोनों कमजोर फोर्स है तो वो सॉफ्ट होगा, ये थोड़ा सा इससे ज्यादा हार्ड होगा। और ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड को स्ट्रॉन्गर फोर्स माना जाता है, वेंडरवॉल फोर्स का सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंसुलेटर होते हैं, इस टेबल को आप रेफर कर सकते हैं। आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयन, फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, एग्जांपल लिखे हुए हैं। मेटालिक सॉलिड में वही लिखा हुआ है। कोवेलेंट सॉलिड में क्या होगा, एटम्स होते हैं, जैसे कार्बन के एटम्स डायमंड और ग्रेफाइट में, और उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। एग्जांपल आप देख सकते हैं और इस टेबल को आप रेफर कर सकते हैं। धन्यवाद।